नमस्कार दोस्तों। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक पीसफुल सॉल्यूशन के करीब आ गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। अगर आज की वीडियो को डिटेल से जानना है तो हमें इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में क्या रही हिस्ट्री दोनों देशों के बीच की, कैसे जन्म हुआ इजराइल देश का और कैसे शुरुआत हुई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की। दोस्तों, आपने सुना होगा लगभग आज से 1000 साल पहले हिटलर ज्यूस के साथ कैसे ट्रीट करता था। जूस क्राइसिस का जो अत्याचार था वो हजारों सालों से चले आ रहे हैं और कहते हैं इस जूस क्राइसिस का जन्म एक ज्यूस फैमिली में हुआ था और कुछ क्रिश्चियन मानते हैं कि ज्यूसिस क्राइसिस को एक क्लासिफाई कराना चाहते हैं। ऐसी विचारधारा थी दोस्तों जो लगभग कई दशकों तक बनी रही और जब क्रूसेडर्स हुए लगभग हजारों साल पहले तो भारी मात्रा में क्रिश्चियन ने जूस पर हमले किए और उनको मारा। तो उस समय जूस के खिलाफ भारी मात्रा में अफवाहें फैलाई जाती थी। क्रिश्चियन कहते थे कि ये कैसे क्रिश्चियन बच्चों का खून पीते थे, ऐसी चीजों से नफरत बहुत थी जूस के खिलाफ। शायद ही कोई ऐसा रिलीजियस होगा जिसको 1000 साल में इतना सहना पड़ा है। सन 1800 के बाद जो ये जूस के खिलाफ ना सिर्फ नफरत थी बल्कि ये एक रिलीजियन रीजन के तौर पर भी देखा जाने लगा और इसी वजह से जूस को एक एथेंस सिटी करके देखा जाने भी लगा। इन सब रीजन की वजह से लेट 1800 तक दुनिया में अलग अलग देशों में रहने वाले जूस ये समझ गए थे कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता और हमें एक सुकून से जिंदा रहना है तो हमें एक अलग से कंट्री बनानी पड़ेगी और हमें अपना एक जूस देश बनाना पड़ेगा। थियोडर हर्जल इन्होंने कहा ज्यूस को एक सेपरेट कंट्री मिलनी चाहिए, लेकिन उस समय के हिसाब से देखा जाए तो नया कोई आइडिया नहीं था और ज्यूस ने फिलिस्तीन में जाकर परमानेंट रहने लग गए। कि आखिरकार ये ज्यूस ने फिलिस्तीन का ही एरिया क्यों चुना, तो मैं बताना चाहूँ जेरूशलम जो ज्यूस का हॉलिस्ट प्लेस था, लेकिन इस समय ना कोई इजराइल था, ना कोई गाजा था और ना कोई वेस्ट बैंक था। ये सब एरिया फिलिस्तीन के अंडर में आता था जो कि एक ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था और ऑटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूस एक मोर ऑफ लेस पीसफुल तरीके से रहते थे। इनके बीच कोई झगड़ा नहीं होता था जो अब होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पे उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी और जो लैंड थी वो बहुत ज्यादा थी। 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। ब्रिटेन, फ्रांस और अरब रिवॉल्यूशन ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटेन यहाँ पे एक चालाकी चलते हैं। अरब रिवॉल्यूशन से कहते हैं तुम हमारी ऑटोमन एम्पायर को हराने में मदद करो और हम तुम्हें फिलिस्तीन का एरिया दे देंगे। और अब अरब रिवॉल्यूशन भी लड़ाई में उतर चुके हैं एक यूनिफाइड अरब कंट्री बनाने के लिए। अरब रिवॉल्यूशनर ये चाहते थे कि सीरिया से लेके यमन तक एक अरब देश बनाया जाए कि हम आपको एक सेपरेट कंट्री बनाने में मदद करेंगे फिलिस्तीन के पास। और हमें ब्रिटेन ऐसा इसलिए कर रहा था कि अमेरिका की पॉलिटी में वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था समय। और जैसे ही ऑटोमन एम्पायर की हार हुई वर्ल्ड वॉर के अंदर तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरा मिडिल ईस्ट का जो एरिया था वो अपने कब्जे में ले लिया और जो फिलिस्तीन का एरिया था उसको ब्रिटेन ने अपने अंडर में ले लिया। और 1918 से 1948 तक ब्रिटेन ने पूरे एरिया पे अपना कंट्रोल रखा। पॉलिटिकल पावर दे दी जाती है और जूस को लाखों की संख्या में मारा जाता है जिससे वहां पे जेनोसाइड होता है। और अब पूरा यूरोप हिटलर के कंट्रोल में था और जूस अपनी जान बचाकर यूरोप से भागते हैं और अलग अलग देशों में शरण लेते हैं। कुछ जूस अमेरिका में रिफ्यूजी मिल जाती है और कुछ जूस फिलिस्तीन में चले जाते हैं और पहले तो ब्रिटिश इन्हें अंदर आने देते हैं और फिर बाद में अचानक इन्हें रोक देते हैं
एट द सेम टाइम 1940 में फिलिस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है और फिलिस्तीन लोग एक अपना देश बनाने की मांग करते हैं। 1948 के आते आते ब्रिटिश राज हाथ जोड़ देता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहा जाता, तुम जूस लोग अपना एक सेपरेट कंट्री बना लो और फिलिस्तीन लोग अपना एक सेपरेट कंट्री बना लो। और इसी के साथ ब्रिटिश राज निकल लेता है और यह रेस्पॉन्सिबिलिटी यूएन को सौंप जाता है और यूएन एक पार्टीशन बनाता है कि कितना एरिया फिलिस्तीन को देश बनाने के लिए दिया जाएगा और कितना एरिया ज्यूस लोगों को एक देश बनाने के लिए दिया जाएगा। 1947 में यूएन एक पार्टीशन प्लान रिलीज करता है और इसमें से 45% एरिया फिलिस्तीन को दिया जाता है और 55% एरिया ज्यूस स्टेट को दिया जाता है। और जेरूसलम हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एरिया होने की वजह से यह अपने पास रखता है। तीन धर्म ज्यूस, मुस्लिम और क्रिश्चियन होने की वजह से इस एरिया को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखते हैं और ज्यूस लोग इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं और अपने देश का नाम इजराइल रखते हैं और यहीं से इजराइल देश का जन्म हुआ 1948 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेबरिंग अरब कंट्रीज है वो इस प्लान से खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं ये प्लान ब्रिटिश तरीका है जो अपने कॉलोनियम को कंटिन्यूअसली रखना चाहते हैं और ये लोग इजराइल पर जंग छेड़ देते हैं और कहते हैं हम इतना सा भी पार्ट इजराइल को नहीं देंगे और इसी जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर 1948। और यह जंग अपने आप में एक बहुत बड़ी थी क्योंकि 6 से ज्यादा अरब देश एक नए छोटे से देश पर जंग लड़ रहे थे और ज्यूस लोग जो इजराइल में रहते थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे उन्हें पूरी दुनिया किस तरीके से देखती है, हिटलर ने कैसे उनके साथ ट्रीट किया था और कैसे आज के दिन अरब देश जंग लड़ रहे हैं और अगर आज जिंदा रहने के लिए नहीं लड़े तो कभी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और सारे इजरायली ज्यूस लोग इस जंग में अपनी जान की परवाह ना करते हुए उतर जाते हैं और आखिरकार इजराइल की जीत हो जाती है और एक छोटे से नए देश ने सारे अरब देशों को हरा दिया। 1949 में यह जंग खत्म हो जाती है और यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो एरिया फिलिस्तीन को देना था वो उन एरियाज पर अब इजराइल का ऑक्यूपाइड हो जाता है और जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वो इजिप्ट के हाथों में चला जाता है और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो जॉर्डन के हाथों में चला जाता है। 7 लाख फिलिस्तीन लोग अपना घर छोड़कर अरब देशों में रिफ्यूजी बनकर रहते हैं और इसी को कहा जाता है 1948 फिलिस्तीन एक्सोडस। और इसके बाद 1967 में अरब और इजराइल के बीच सेकेंड वॉर होती है और इसको इजराइल 6 दिन में ही जीत लेता है और इस वॉर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के साथ इजिप्ट पेनिनसुला को भी ऑक्युपाइड कर लेता है जो अभी प्रेजेंट टाइम में स्वेज नहर के ऊपर पड़ता है। अब एक फिलिस्तीन लोग भी अपना देश चाहते हैं। इसी के साथ 1969 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है और इनका एम होता है कि हथियार उठाकर अपना देश पाना। शुरुआत में ये चाहते हैं कि इजराइल देश कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी रीजन से यूएसए और इजराइल फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर घोषित करवा देते हैं और इसी के साथ 1973 में थर्ड वॉर होती है अरब और इजराइल के बीच और 1974 को पीएलओ को रिऑर्गेनाइज करा लिया जाता है यूएन के द्वारा कि यह एक फिलिस्तीन रिप्रेजेंटेटिव है। 1979 में एक इजराइल और इजिप्ट के बीच एक पीस स्टॉक होती है जो काफी सक्सेसफुल होती है। इसमें इसी के साथ इजिप्ट पहला अरब कंट्री बन जाता है जो इजराइल को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसी के साथ सेकेंड वॉर में इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ इजिप्ट पेनिनसुला वाला एरिया इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है। इसी वजह से इजिप्ट और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को एक नोबेल प्राइज पीस अवार्ड दिया जाता है एक पीसफुल
रिवॉल्यूशन ट्रीटी के लिए। अनफॉर्चुनेटली इजिप्ट के पीएम असैसिनेट कर दिए जाते हैं कुछ कट्टरवादियों के द्वारा, जो कहते हैं कि हाँ कैसे हमारे पीएम ने इजराइल के पीएम के साथ एक समझौता कर लिया। 1980 तक इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाइड कर रखा था, लेकिन यूएन इसे इलीगल मानती है क्योंकि यूएन पार्टीशन के खिलाफ था। 1992 में इट इज हक रबीन नामक व्यक्ति इजराइल के पीएम बनते हैं और वो कहते हैं कि पीएलओ एक आतंकी संगठन नहीं है, वो एक अपने देश के लिए लड़ते हैं और उन्हें अपना देश एक देना चाहिए। और इसी वजह से इजराइल पीएलओ को एक रिकॉग्नाइज घोषित करता है और पीएलओ भी इजराइल को एक कंट्री के रूप में घोषित करता है। 1994 में फिलिस्तीन में सरकार रिकॉग्नाइज की जाती है जिसका नाम फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी होता है। इजरायली लोग वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर चुके हैं और जिसे इजराइल गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया हुआ है। फिलिस्तीन के लोग बहुत ही कम एरियाज में रहने लग रहे हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने का फैसला किया जाता है वेस्ट बैंक को, ए बी सी। ए वाले पार्ट में फिलिस्तीन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा और बी में इजराइल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा और सी में दोनों गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। 1994 में फिलिस्तीन को कुछ गिने चुने ही एरियाज मिलते हैं, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में कुछ जगह ऐसी मिलती है जहां अपना देश बना सके और रह सके। और इस पीसफुल रीजन की वजह से 1994 में फिलिस्तीन के पीएम यासिर अरफत और इजरायली पीएम इतिजुर रबीन को एक नोबेल पीस अवार्ड दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है और अब तक जो भी हुआ था उसका पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है और एक्सट्रीम वेट विंग ज्यूस लोग अपने इजरायली पीएम की असैसिनेट कर देते हैं। और 1995 में एक ज्यूस लोग ने पीएम की 3 गोलियां लगाकर वहीं हत्या कर देते हैं। इन्हीं कट्टरवादी लोगों की वजह से वहां के हालात बिगड़ते चले गए, जो आज उसका परिणाम है कि जो युद्ध चल रहा है। इसी इंसिडेंट से लगभग 6 साल पहले कुछ इस्लामिक कट्टरवादी लोग आते हैं और एक हमास ग्रुप की निर्माण करते हैं। ये वही हमास है जो आज इजराइल पे लगभग 5000 के समथिंग गोला बारूद बरसाए थे। हमास लोग कहते हैं कि ये पीएलओ वाले जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही सेक्युलर बन रहे हैं, बहुत ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं इजराइल के साथ, हम इजराइल को मैप से ही मिटा देंगे। वादी लोग एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका एम इजराइल को मैप से ही मिटाना होगा और हमास ग्रुप की यहीं से ही फॉर्मेशन होती है। और 1996 में हमास ग्रुप फिलिस्तीन इलेक्शन को बायकॉट करता है और इजराइल पर सुसाइड बॉम्बिंग करवाता है। जैसे एक्सट्रीम राइट ग्रुप की डोमिनेशन बढ़ जाती है और पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाती है। दोनों साइड से एक दूसरे को हेट फील करने लगते हैं। 2002 के अराउंड वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच और 2006 में हमास मिलिटेंट चुनाव लड़ता है और पीएलओ वाली पार्टी फतेह को हरा देता है। 132 में से लगभग 74 सीटें अपने नाम करता है। 2007 में दोनों पार्टियों के बीच एक सिविल वॉर हो जाती है जिसे फिलिस्तीन में ही और जिसे 2007 बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है। इसके साथ फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक होता है गाजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पर पीएलओ का कब्जा होता है और गाजा स्ट्रिप पर हमास ग्रुप का कब्जा होता है। लेकिन आज जो गाजा स्ट्रिप पर हमास का रूल है उसको एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह ऑक्यूपाइड करके रखता है। लेकिन जो आज लड़ाई देखने को मिलती है वो गाजा स्ट्रिप और इजराइल पर देखने को मिलती है। वेस्ट बैंक जो पीएलओ का कब्जा है उस पे ये लड़ाई देखने को नहीं मिलती है। वो भी इसी वजह से इजराइल ऑक्यूपाइड करने में लगा हुआ है गाजा स्ट्रिप को और इजराइल में कुछ कट्टरवादी लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम पूरा वेस्ट बैंक पूरा गाजा स्ट्रिप अपने कब्जे में ले। और जो फिलिस्तीन में भी जो कट्टरवादी लोग हैं
वो भी इजराइल को एक नक्शे से मिटाना चाहते हैं और इसी वजह से ये वॉर हो रही है जो अभी हम देखने को मिल रहा है। और ये वॉर देखा जाए तो गाजा स्ट्रिप से जो हमास के आतंकी है उन्होंने इजराइल पर 5000 के समथिंग बॉम्ब बरसाए थे। इसके जवाब में इजराइल ने काफी अच्छी तरीके से जवाब दिया है और अभी जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने एक वॉर की घोषणा कर दी है और देखते हैं ये वॉर कितने दिन तक चलती है। उम्मीद है साथियों वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको और अगर कुछ नॉलेज गेन हुआ हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और इस वॉर से जो भी अपडेट आएगा उस पर मैं एक और शॉर्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।